24 अप्रैल वी स्टार्ट हिंदू डिस्कशन। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूज़पेपर वही है कि ऑक्सीजन की सप्लाई है फ्रंट पेपर पे। हाई कोर्ट ने भी बोल दिया है कि अगर कुछ ऑक्सीजन का रिस्ट्रिक्शन डालता है, मतलब सप्लाई में रिस्ट्रिक्शन लगाता है, तो उस पर हैंग की होगी। तो उत्तराखंड में एवलांच हुआ है उत्तराखंड में, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कम से कम 384 को रेस्क्यू किया गया, 10 बॉडी को रेस्क्यू किया गया। तो ऐसा चेंजिंग क्यों आ रहा है? कभी आप देखते हैं मतलब कि एविलेंस होते हैं या फिर आपको फ्लड आता है, तो उसके कारण क्या है? चेंजिंग इन द क्लाइमेट, जो वहाँ पे फर्जाइल स्टेज में है उत्तराखंड की जो एरिया है, वहाँ पे डेवलपमेंट चल रहा है, ये सब की वजह से। ये फ्रंट पेपर की न्यूज़ है। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में जो न्यूज़ आती है, राजस्थान इज द बिगेस्ट कोविड केयर सेंटर ऑपरेशन टुडे, मतलब कि जो वहाँ पे डेवलप किया गया। और जस्टिस NV रमना इज CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, 48वे इनका नंबर है। 48वे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। तो हम पढ़ेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में, हाउ अपॉइंटेड कैसे किया जाता है, इनको कैसे बनते हैं। जो NV आपका रमना होंगे, 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इज द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देखो सीनियर मोस्ट जज है सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये, तो ये पहले आपको ध्यान रखना है। और ये किसका टर्म लेंगे? ये ऐसे आपके बोबडे जीता उनके बाद ये होंगे NV रमना। ये 24 अप्रैल 2021 को, जिस दिन पंचायती राज मतलब सेलिब्रेशन किया जाता है, उस दिन उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की शपथ ले ली है। और ये 26 अगस्त 2022 तक एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया काम करेंगे। अब अपॉइंटमेंट कौन करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होते हैं, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऐसा किस में लिखा है? क्लॉज 124 ऐसे क्या रखो? 1 into 2, 2 into 4, 1 to 4 में चीफ जस्टिस बनते हैं, 1 2 4। तो चीफ जस्टिस अपॉइंटेड होते हैं आर्टिकल 124 के अकॉर्डिंग। और कौन रिकमेंडेड करके जाता है? जो आउट गोइंग मतलब जाने वाले जज जो हैं वही रिकमेंडेड करते हैं कि कौन का सक्सेसर होगा, आने वाला कौन होगा। जाने वाले आने वाले को डिसाइड करते हैं। वो अपनी रिकमेंडेशन भेजते हैं यूनियन लॉ मिनिस्ट्री को, वो फॉरवर्ड करती है प्राइम मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर के बाद हो जाती है प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। ऐसा कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट सेकंड जज केस हुआ था 1993 में। रूल्स दैट सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कुड अलॉन्ग विद द अपॉइंटमेंट एट द ऑफिस ऑफ CJ। ऐसा जो सेकंड जज केस हुआ था, जैसे फर्स्ट जज केस है, सेकंड जज केस है, थर्ड जज केस है, कि एक चीफ जस्टिस होंगे, उसके 4 सीनियर मोस्ट जज होंगे, वो बैठ के डिसाइडेड करेंगे। तो ऐसा सेकंड जज केस जब हुआ था, उसमें बता दिया गया था कोई भी जो सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जो मतलब कि कोलिजियम है, इस हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसको हेड करते हैं। और उसके साथ 4 जज होते हैं। ऐसा +1 + 4 ऐसा किस में डिसाइड हुआ था? ऐसा थर्ड जज केस में डिसाइड हुआ था, ठीक है, जो 1998 में किया गया था। उसके बाद कोलिजियम सिस्टम जो है, ये सिस्टम है अपॉइंटेड ऑफ द ट्रांसफर ऑफ जज, ठीक है ना, दोनों सुप्रीम कोर्ट के जज को कहीं ट्रांसफर करना हो या अपॉइंट करना हो सुप्रीम कोर्ट में हो। उसके बाद नॉट बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और द बाय द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसा नहीं होता। अगर आपको जज में अपॉइंटमेंट करना है सुप्रीम कोर्ट में, जज को अपॉइंटमेंट करना है किसी हाई कोर्ट से, या फिर कोई क्राइटेरिया जो है जज बनने का अगर आपको करना है, तो सुप्रीम कोर्ट की कोलिजन सिस्टम के पास है, ना कि पार्लियामेंट के पास है, ना कोई प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में। ऐसा बोल रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन पावर क्या होती है? ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की इसे बोला जाता है मास्टर ऑफ रोस्टर। इट इज़ कॉमन टू रेफरेंस दैट द ऑफिस इज, मतलब कि प्रीमियस इंटीरियर अफेयर्स ऑफिस होता है, फर्स्ट अमंगेस्ट इक्वल, ऐसा बोला जाता है। और उसके बाद एजुकेटरी रोल होता है। इसका मतलब जज है तो उसका एजुकेटरी रोल होगा। एडमिनिस्ट्रेशन हेड होता है कोर्ट का। जितनी भी कोर्ट होती है इंडिया में, तो सबका ये हेड होता है, एडमिनिस्ट्रेशन हेड होता है। एडमिनिस्ट्रेशन कैपेसिटी से चीफ जस्टिस एक्सरसाइज द मतलब प्रीरोगेटिव एलोकेशन केस टू पर्टिकुलर ब्रांच। मतलब जैसे ये केस है, कोई राम मंदिर का केस है, तो उसके पास चीफ जस्टिस पावर होती है कि 3 जज की बेंच बना के केस उनको दे देना चाहिए। चीफ जस्टिस आर ऑल्सो डिसाइड द नंबर ऑफ जज डेट विलिंग टू हियरिंग द केस। जैसे 3 जज इस केस को देखेंगे, कोई 5 बेंच देखेगी या 12 बेंच देखेगी, ये डिसाइड करते हैं कि कितने जज इस केस को देखेंगे। वो खुद भी हेड हो सकते हैं। उसके बाद आता है कैन बी एक्सरसाइज विदाउट द कोलिजियम कंसर्न। जो एडमिनिस्ट्रेशन में होता है ना, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब उन्हें देखना है, चेक करना है, तो विदाउट द पावर ऑफ कोलिजन सिस्टम, जो कोलिजन सिस्टम होता है 4+1 का, उसके बिना भी वो एक्सरसाइज कर सकते हैं पावर। एडमिनिस्ट्रेशन पर अपॉइंटमेंट करना हो जज में, सुप्रीम कोर्ट में, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाना हो, तो उसके लिए वो कोलिजन सिस्टम चाहिए। रिसेंटली डेवलपमेंट क्या हुआ है 2019 में? क्या बोला गया? जो चीफ जस्टिस का ऑफिस है ना, वो अंडर द प्रिव्यू ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंडर आता है, ऐसा बोला गया है 2019 के जजमेंट में। तो जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका ऑफिस
किसके अंदर आता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन की, वो भी पब्लिक इन्फॉर्मेशन, कोई प्राइवेट इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड नहीं, कोई केस मतलब प्राइवेटली चला उससे इन्फॉर्मेशन नहीं, पर पब्लिक जो इन्फॉर्मेशन होगी ऑफिस की जो देनी जरूरी है वो दी जाएगी। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ द जज, मैंने आपको जैसे बताया सुप्रीम कोर्ट की जो अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं अपॉइंट ऑन द, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट ही डीम टू नेसेसरी। तो ये वो कंसल्ट करते हैं, मैंने बता दिया कोलिजियम वाला सिस्टम है पूरा, वो कंसल्ट करके उस अपॉइंटमेंट कर देते हैं। अदर जज केस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर द कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस एंड सच अदर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड देयर हाई कोर्ट ड्यू टू नेसेसरी। जो अदर जज होते हैं वो भी ऐसे ही अपॉइंट किए जाते हैं जैसे चीफ जस्टिस किए जाते हैं। कंडीशन ऑफ रिमूवल, अगर जज आपको चीफ जस्टिस को हटाना हो, एक तो वो रिटायरमेंट हो जाएंगे 65 के साथ, ऐसा लिखा गया, और रेजिग्नेशन दे दो बीच में, तो ऐसा भी है जैसे अभी अपॉइंट हुए ना बने, रेजिग्नेशन दे दे कल को, एक्सेप्ट हो जाए तो हो जाएंगे। और इम्पीचमेंट, अगर पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट लाया जाए तो आपको कमेंट में देखना है कि इम्पीचमेंट में कौन सी मेजोरिटी चाहिए, पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट लाया जाए तो होंगे। और ग्राउंड ऑफ रिमूवल, जब मतलब इंक्वायरी होती है, ग्राउंड ऑफ रिमूवल होता है, इम्पीचमेंट आता है, तो उसमें मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी की वर्क करने लायक नहीं है या कोई मिसबिहेवियर का इशू है तो ही वो हो सकते हैं। फिर कंट्रोवर्सी थी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में रिलेटेड टू मतलब कि अपॉइंटमेंट के लिए, इन सब के लिए सुप्रीम कोर्ट हैड गिव ए डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, ठीक है ना, कंसल्टेशन अब प्रोविजन। फर्स्ट जज केस है जैसे मैंने बताया था 1982 में, कोर्ट हेल्ड दैट कि नॉट मीन द कंसेंस इट एम्प्लाइज द एक्सचेंज ऑफ द व्यू, ठीक है ना। पहले जो फर्स्ट जज केस था उसमें कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं था, जो रिकमेंडेशन कोलिजियम सिस्टम भेजे वो मानी जाए, तो कंप्लाइज नहीं था। उसके बाद सेकंड जज केस आया, उन्होंने बोला कि नहीं अब मैंडेटरी है, कंसल्टेशन जो है, मतलब जो कंसल्टेशन था इसमें कंसल्टेशन बोला गया था कि कंसर्न करना, बस बातचीत करनी। अब वो मतलब कि उसे चेंज कर दिया गया था को करेंसी से, मतलब कि थोड़ा मैंडेटरी बना दिया गया था कि आपको मानना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सेकंड जज केस में जो भेजेंगे इंडिपेंडेंसी के लिए। उसके बाद चलते चलते थर्ड जज केस आया सिमिलर टू इसी चीज़ के लेके, तो इसमें क्या लिखा गया सेकंड जज केस में, इज रूल दैट द एडवाइस ट्रेंड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट इन द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऐसा सेकंड जज केस में आ गया था। थर्ड जज केस में जो जैसे सेकंड में क्या था, 2+1 था, 2 सीनियर मोस्ट +1, तो जो सीनियर मोस्ट 2 थे ना उनको बढ़ा दिया गया। अब कंसल्टेशन को और मतलब कि ताकत बढ़ाने के लिए, मतलब कि उसमें प्रियोरिटी लाने के लिए उसे और बढ़ा दिया गया, तो उसमें क्या हुआ, तो इसमें नंबर ऑफ जजेस को बढ़ा दिया गया, तो 4 सीनियर मोस्ट जजेस कर दिए गए थे 2 से, जो सेकंड जज केस में थे। उसके बाद नॉट सेंड ए रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट, उसमें और भी क्या बोला गया, ही शुड नॉट सेंड द रिकमेंडेशन टू गवर्नमेंट, द कोर्ट हैड दैट द रिकमेंडेशन मेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विदाउट कंप्लाइंग विद द नॉर्म्स एंड रिक्वायरमेंट कंसल्टेशन प्रोसेस नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, कि जो बोलते हैं मतलब भेज देते हैं, फिर गवर्नमेंट को ऐसा नहीं है कि उन्हें मानना ही पड़ेगा, गवर्नमेंट चुपचाप रखे बैठी है, पर गवर्नमेंट को करना ही पड़ता है जो रिकमेंडेशन भेजते हैं, ऐसा बोला गया है, आप पढ़ लेना। फिर 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया 2014 में, तो गवर्नमेंट ने सोचा जज की पावर ज़्यादा है, खुद अपॉइंटमेंट करते हैं और हमें मानना पड़ता है, तो गवर्नमेंट एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेके आई, उसमें नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014 लेके आई, और उसमें बोला गया है कि हम जो अपॉइंटमेंट जज का हुआ करेगा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में, उसके लिए एक बॉडी बनाएंगे, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। उसके अंदर क्या होंगे, कुछ जज भी होंगे, कुछ गवर्नमेंट के मेंबर होंगे, वो डिसाइड करेंगे। पर सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया, इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया, कि बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर है, और ये कैंसिल कर दिया, ये कैंसिल कर दिया। द वर्डिक्ट वर डिलीवर बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द फोर्थ जज केस, 2015 में आया था फोर्थ जज केस, द न्यू सिस्टम NJAC अफेक्ट द इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी। गवर्नमेंट के मेंबर आ जाएंगे तो इंडिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी ना, वो तो एक तरह से एग्जीक्यूटिव के हाथ में आ जाएगी, लेजिस्लेटिव के हाथ में आ जाएगी, तो वो इंडिपेंडेंसी भी हमारी खतरे में है, तो उन्होंने NJAC गवर्नमेंट बता रही थी उसको कैंसिल कर दिया। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस कैसे होता है, 1950 से 1973 तक, मतलब केशवानंद भारती केस तक, अपॉइंटमेंट ऑफ द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सीनियर मोस्ट जज होता था उसको ही चीफ जस्टिस बना देते थे, ऐसा 73 तक चला। फिर क्या कन्वेंशन हुई वॉल्यूशन 1973 में, एक NA राय जो अपॉइंटमेंट कर दिया गया, जो चीफ जस्टिस थे इंडिया के, मतलब कि सुपर सीट 3 मोर सीनियर जज, मतलब चौथे नंबर के सीनियर थे उनसे ऊपर 3 और थे, उनको सुपर सीट करके इनको बना दिया गया 1973 में, ऐसा हुआ। अगेन 1977 में MU Beg अपॉइंटमेंट एट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाय सुपर सीडिंग सीनियर मोस्ट जज, अगेन 1977 में फिर ऐसा हुआ। तो इस सबको देखते हुए सेकंड जज केस हुआ 1993 में।
फिर उसमें क्या डिसाइड किया गया, जो भी सीनियर वो जज हुआ करेगा सुप्रीम कोर्ट का, शुड बी अपॉइंटेड टू द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऐसा कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, कहीं नहीं लिखा है, बस उन्होंने आपस में बैठ के सेकंड जज केस जब हुआ, जैसे आपका फोर्थ जज केस होता है एनजीए को कैंसिल करने के लिए, ये इंडिपेंडेंटली खतरा है, तो ऐसे ही होते हैं कि फिर बैठ के आपसे बात की कि हम जो सीनियर मोस्ट हुआ करेगा उसको बनाएगा। अब क्वालिफिकेशन क्या है जज बनने के लिए, ए पर्सन टू बी अपॉइंटेड द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देखो चीफ जस्टिस तो पता लग गया, सीनियर मोस्ट होगा जज में, उसको बना देंगे। तो जज कैसे अपॉइंट किए जाएंगे, मतलब जज कैसे, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, अच्छी बात है। ही शुड बी जज ऑफ हाई कोर्ट, वो जज होना चाहिए हाई कोर्ट में 5 साल तक के लिए। तो हाई कोर्ट में अगर वो जज है 5 साल के लिए, तो ठीक है 5 साल तक वो जज है हाई कोर्ट में किसी भी, तो उसको सुप्रीम कोर्ट में जज बना सकते हैं। ही शुड बी एडवोकेट, देखो एडवोकेट भी हो चाहे वो हाई कोर्ट में, पर 10 साल के लिए, अगर एडवोकेट भी हो आप हाई कोर्ट में 10 साल तक के लिए, तो आपको जज बना सकते हैं, फिर वो गवर्नमेंटल हो जाए थोड़ा। ही शुड बी डिस्टिंग्विश जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि अच्छे मतलब जुरिडिक्शन मतलब जूरिस्ट है, मतलब ओपिनियन के अच्छे हैं जुडिशरी को लेकर, तो प्रेसिडेंट के ओपिनियन से ही बन सकता है। फ्रॉम द अब इट इज क्लियर that the constitution had not prescribed the minimum age of for appointment as the judge of the supreme court। तो कोई मिनिमम एज नहीं है, एक चीज़ है बस 10 साल हाई कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट में एडवोकेट हो, 5 साल आप जज हो हाई कोर्ट में, उसके बाद सिटीजन हो इंडिया के, या फिर प्रेसिडेंट को लगे आप अच्छे मतलब डिस्टिंग्विश जूरिस्ट हो इन दिस ओपिनियन, इन द ओपिनियन, तो आप बन सकते हो, कोई मिनिमम एज नहीं है। ओथ एंड अफर्मेशन, मतलब ओथ किस बात की लोगे आप, शपथ किस बात की लोगे, अफर्मेशन किस बात की लोगे। सुप्रीम कोर्ट बिफोर अर्निंग द ऑफिस, उसे ऑफिस में बैठने से पहले उसको ओथ और अफर्मेशन लेनी पड़ती है बिफोर द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के सामने। सम पीपल अपॉइंटेड बाय हिम फॉर दिस पर्पज, या तो प्रेसिडेंट होगा या वो फिर किसी आदमी को अपॉइंटमेंट करेंगे कि आप शपथ दिला दो, तो उसकी वो चीज़। अब वो शपथ किस किस की लेता है, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की लेंगे, मैं फेथली उसको निभाऊंगा, ठीक है, टू अपहोल्ड द सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, तो उसको फॉलो करूंगा, सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी की शपथ भी लेते हैं। ही ड्यूली फेथफुली टू बी बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी नॉलेज जजमेंट परफॉर्म द ड्यूटी ऑफिस विदाउट इन फियर एंड अफेक्शन इल विल, मतलब कि इल विल मतलब मैं किसी भेदभाव से किसी के लिए कोई काम नहीं, मतलब बिना भेदभाव के काम करूंगा लोगों के लिए, अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभाऊंगा। टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब संविधान को ऊपर रखूंगा और लॉ को ऊपर रखूंगा, तो इस 4 चीज़ की शपथ होती है। एक तो हो गया उसमें कॉन्स्टिट्यूशन की, होगी आपकी फेथ एंड एलिजिबल, कॉन्स्टिट्यूशन में अपनी फेथ दिखाऊंगा, सोवरेनिटी इंटीग्रिटी ऊपर रखूंगा, अपनी ड्यूटी और फेथ किसी भी फेवर और अफेक्शन और इलनेस इलविलनेस से बिना मैं निभाऊंगा, और अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, जो लॉ है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन उसको ऊपर रखूंगा। अब टेन्यूर क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ऐसा नहीं दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, ठीक है ना, उनका टेन्यूर फिक्स नहीं किया गया, इट मेक द प्रोविजन 3 प्रोविजन इन दिस रिगार्ड, ठीक है, ही शुड, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट फिक्स द टेन्यूर ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो उसके कॉन्स्टिट्यूशन में से कहीं फिक्स नहीं है, ही होल्ड द ऑफिस अटेन एज 65 तक होल्ड कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग हिज एज डिटरमाइन द अथॉरिटी, जो पार्लियामेंट के पास है अथॉरिटी, वो 70 भी कर सकती है 62 भी कर सकती है, वो पार्लियामेंट के पास है। ही कैन बी रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू प्रेसिडेंट, तो अपना मतलब कि रिजाइनिंग लेटर प्रेसिडेंट को देते हैं। ही कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट, ही कैन बी सॉरी ही कैन नॉट, अगर इम्पीचमेंट हुआ, वो पास हुआ दोनों सदन से, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, तो उसके बाद वो रिमूव कर सकते हैं अगर रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट की होगी, इम्पीचमेंट बोलते हैं उसे, इसे रिजिग्नेशन बोलते हैं। और एज रिटायरमेंट 65 जो फिक्स की गई है, 3 बेसिस पे हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में, कोई उसका मतलब कि फिक्स द टेन्यूर नहीं दिया है कि 70 साल हो, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया, ना उसकी मिनिमम एज दी गई है, ना उनकी रिटायरमेंट एज कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, वो डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से फिक्स की जाती है। जुडिक्शन एंड पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जुडिक्शन पावर क्यों, देखो इनका होता है एक ओरिजिनल जुडिक्शन, आर्टिकल 131 में शायद वो आता है, द फेडरल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट डिसाइड द डिस्प्यूट, देखो ओरिजिनल जुडिक्शन क्या होता है, डिस्प्यूट हो स्टेट स्टेट के बीच में, सेंट्रल स्टेट के बीच में, देखो ये आ गया किसके बीच में, सेंट्रल और एनी और मोर स्टेट, सेंट्रल और एनी अदर स्टेट वन साइड हो, और दूसरी स्टेट यूपी का हरियाणा का झगड़ा है, हरियाणा यूपी सेंट्रल का झगड़ा है, ऐसे मैं बता रहा हूँ, ऐसे झगड़े हैं, हरियाणा सेंट्रल का झगड़ा है, तो एक स्टेट उनको सॉल्व करने के लिए बिटवीन 2 और मोर स्टेट, मतलब हरियाणा यूपी का, बिहार और छत्तीसगढ़ से झगड़ा है, तो उनको निपटाने के लिए तो ओरिजिनल जुडिक्शन में आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकती हैं स्टेट की, हमारा फैसला करो, आपने न्यूज़ में कई बार पढ़ा होगा। एक्सक्लूसिव मीन नो अदर कोर्ट कैन डिसाइड इट सच डिस्प्यूट, तो आप याद रखना कोई हाई कोर्ट वाई कोर्ट
इस डिस्प्यूट को डिसाइडेड नहीं कर सकती, नॉट बाय वे ऑफ अपील। फिर होता है एपलेट जुरिडिक्शन। एपलेट क्या होती है आपका सुनो, एपलेट क्या होती है कि आप हाई कोर्ट में अगर सबॉर्डिनेट कोर्ट में हार गए सिटी की, फिर हाई कोर्ट में हार गए, अपील करना चाहते हो सुप्रीम कोर्ट में, तो अपील करते 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 आप सुप्रीम कोर्ट आ जाते हो, इसे बोलते हैं एपलेट जुरिडिक्शन। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट ओनली सक्सीड टू फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया बट ऑल्सो रिप्लेस द ब्रिटिश आपके प्राइवेसी काउंसिल एट द हाइएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, कि लास्ट रिसोर्ट आपकी सुप्रीम कोर्ट ही है। सुप्रीम कोर्ट इज प्राइमरली कोर्ट ऑफ अपील, हियर द अपील अगेंस्ट द जुरिडिक्शन ऑफ लोअर कोर्ट, जैसे मैंने आपको बताया, is enjoy the wide appellate jurisdiction which can be classified four head: appeal in the constitution matter, जैसे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, जैसे फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन हो, उनकी अपील कर सकते हो। कोई सिविल मैटर है जो आप छोटी कोर्ट में हार गए, उसको अपील कर सकते हो। कोई क्रिमिनल मैटर, आपको फांसी की सजा दी जाए, आप सुप्रीम कोर्ट या गलत दी जा रही है, कोई स्पेशल मतलब लीव लगाई जाए, मतलब मुझे ये प्लीज़ इसको सुनो, उस चीज़ के चक्कर में तो वो देखते हैं और रिजेक्ट भी कर देते हैं, अच्छा लगा सुन भी लेते हैं। फिर एडवाइजरी जुडिक्शन होता है आर्टिकल 143। तो आपको बताना है एपीलेट जुडिक्शन कौन सा आर्टिकल है, ओरिजिनल जुडिक्शन कौन सा आर्टिकल है, मैंने बता भी दिया है। एपीलेट एडवाइजरी जुडिक्शन किस में आता है, वो आता है 143 के अंदर आता है। इसमें क्या होता है, ऑथराइज द प्रेसिडेंट टू सीक द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अदर टू मोर, मतलब टू कैटेगरी ऑफ मैटर ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ फैक्ट पब्लिक इंपॉर्टेंस विच हैज़ अराइजन और विच लाइकली टू अराइज, या अराइज है या होने वाला है। तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी लेते हैं कि आप बताओ मुझे कैसे करना चाहिए। ठीक है ना, एक तरह से वकील हो गए, मतलब सलाहकार हो गए सुप्रीम प्रेसिडेंट के, जो आपके सुप्रीम कोर्ट है, सलाहकार होगी। तो उसमें 143 में से दिया गया, एक तो इस पर ले सकते हैं कोई मैटर अर्जेंटली पब्लिक इंपॉर्टेंस हो या होने वाला हो, तो प्रेसिडेंट क्या ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं उसकी। ऑन एनी डिस्प्यूट अराइजिंग आउट एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी एग्रीमेंट, मतलब कोई भी, मतलब कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी होने वाली हो, एग्रीमेंट हो या कोई एंगेजमेंट हो, कुछ भी हो, तो उस पर भी एडवाइजरी सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। अब व्हाट इज द कोलिजियम सिस्टम? कोलिजियम सिस्टम क्या होता था? कोलिजियम सिस्टम इज सिस्टम अंडर विच अपॉइंटमेंट, evaluation of judge, lawyer of to Supreme Court, transfer of judge of High Court, apex court are decided by the forum of the Chief Justice of India and the four senior most judge of the Supreme Court। तो ये कब हुआ? ये थर्ड जज केस में बैठ के बात हुई, चार सीनियर मोस्ट जज होंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में डिसाइडेड करेंगे। ठीक है ना, किसी हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर करना हो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट्स में, एपेक्स कोर्ट में करना हो, या फिर कोई मतलब डिसाइडेड बाय द फोरम, कौन डिसाइड करेगा? सुप्रीम कोर्ट, चार सीनियर मोस्ट जज, या फिर कोई जज अपॉइंटमेंट करना हो या फिर चीफ जस्टिस बनाना हो, तो सीनियर मोस्ट ही बनेगा, पर वो भी रिकमेंडेशन इन्हीं की जाती है, चार सीनियर मोस्ट जज और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 4+1 आपको याद रखना। देर इज नो मेंशन ऑफ द कोलिजियम आइदर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया और सक्सेसिव अमेंडमेंट, कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कोलिजियम के बारे में, ना ही जो अमेंडमेंट किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन, कहीं ऐसा मेंशन नहीं है। द रिकमेंडेशन ऑफ कोलिजियम इज बाइंडिंग, देखो मैंने कहा ना बाइंडिंग होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। इफ द कोलिजियम सेंड द नेम ऑफ द जज, आपको इसको अपॉइंट करना है, इसको इस हाई कोर्ट से ट्रांसफर करना है, तो बाइंडिंग होती है लॉयर टू द गवर्नमेंट टू सेकंड टाइम। वो क्या कर सकते हैं फिर, क्या कर सकती है फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, वो रिकन्सिडरेशन को वापस भेज सकते हैं, एक बार और देख लो ढंग से नाम ठीक भेजे हैं आपने, अगर दोबारा उन्होंने भेज दिए सेकंड टाइम भेजे तो गवर्नमेंट को मानना ही पड़ेगा, ऐसा है। उसके बाद वर्क कैसे करता है? वर्क तो मैं आपको मोस्ट सिमिलर बता ही चुका हूँ। द कोलिजियम सेंड द रिकमेंडेशन नेम टू द लॉयर जज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजते हैं। सिमिलरली सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो सेंड सम ऑफ द प्रपोज नेम टू द कोलिजियम, सेंट्रल ही बोलती है कि ये नाम देख लो, इनको भी रख लो अंदर इसके। ठीक है, उसके बाद वो फिर दोबारा रिव्यू करते हैं। सेंट्रल मतलब गवर्नमेंट डज चेक कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, नेम ही ठीक भेजे हैं, रिसेंड कर सकती है फाइल बैक टू कोलिजियम के पास। उसके बाद कोलिजियम कंसिडर करेगा नेम जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया कि इनको भी रख लो, तो कंसिडर करते हैं, मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड दोबारा रिसेंड करके फाइल भेज देते हैं। उसके बाद उन्हें अप्रूवल गवर्नमेंट फॉर फाइनल अप्रूवल। इफ द कोलिजियम रिसेंड द सेम नेम अगेन देन द गवर्नमेंट हैव गिव हिज असेंट टू द नेम बट टाइम लिमिट इज नॉट फिक्स। जब भी तो मैंने बताया ना, अभी जो अब आपके बोर्डवे जी थे उन्होंने क्या बोला गवर्नमेंट से, हमने आपको इतने सारे नाम रिकमेंडेड किए हुए हैं जज के अपॉइंटमेंट करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए, अभी आपने नहीं किए। इससे क्या हो रही है कि केसों में पेंडेंसी बढ़ रही है, केस नहीं हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट के ऊपर एक चीज़ है कि वो अपॉइंट नहीं कर रही है जजों को, तो वो बस फिक्स टाइम नहीं है, कोई फिक्स टाइम की वो फाइल लटका के रख सकते हैं, पर उनको अपॉइंट वही करना होगा, ऐसा डिसाइड किया गया था थर्ड सेकंड जज केस में।
अब आते हैं हम हिंदू में। तो मैंने आपको सीजीआई के बारे में, अपॉइंटमेंट कैसे होता है, एज कितनी होती है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है क्या, मिनिमम एज मेंशन है या मैं रिटायर एज मेंशन है, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है, ठीक है ना। फिर कैसे बनते हैं, सब मैंने आपको बता दिया। दूसरी जो न्यूज़ आती है वो आती है ग्लोबल रिस्पॉन्स, जो अभी हमें क्या है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, हम कहाँ कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, यूएई, सिंगापुर, रशिया, सऊदी अरब से हमें सेंडिंग द मतलब सप्लाई हमारे को स्टार्ट हो गई है। तो आपको चांगी एयरपोर्ट याद रखना है, ये कहाँ है आपका, आपका ये है सिंगापुर में। वहाँ से अब सप्लाई लेके C-17 चला है, ग्लोबल मास्टर जो है वहाँ से उड़ा है। और ये फिल्म से डिप्लॉयड मतलब रिटायर पर्सन, जो एफएमसी आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर रिटायर हो गए तो उनको रीडिप्लॉय किया जा रहा है, रिटायर को उनको वापस बुलाया जा रहा है। फिर बायोलॉजिकल ई गेट मतलब फेज़ 3 वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, उसको मतलब CDS देख रहा है, कमेटी एक्सपर्ट उसे एग्जामाइन कर रही है। फिर डायरेक्टर डायरेक्टर जनरल ऑफ, नहीं सॉरी, ड्रग DGCI ड्रग जनरल ऑफ इंडिया उसे रिव्यू दे देंगे कि हाँ अप्रूवल दे देंगे, ये सारी चीज़ें। फिर दोबारा पीपल विदाउट ए राशन कार्ड, मतलब जो, देखो मेरे पास राशन कार्ड है, मुझे तो मिल जाएगा अनाज, पर किसी पर राशन कार्ड नहीं है, तो उनको फूड कैसे मिलेगा, है तो वो गरीब, उनके ऊपर राशन कार्ड नहीं है। तो उस चीज़ को रिव्यू करना चाहिए, देखना चाहिए। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया था, जिनके पास राशन कार्ड है ठीक है, पर उन्होंने क्या दिए थे, ई कूपन्स जारी किए थे, टू इशू 60 लाख ई कूपन्स जारी किए थे दोज हु विदाउट राशन कार्ड टू एक्सेस द फ्री फूड ग्रेन। तो ऐसी गवर्नमेंट को भी थिंक करना चाहिए कि पेंडेमिक टाइम में लोग वैसे ही गरीब होते जा रहे हैं, और विदाउट राशन कार्ड लोग वाले भी गरीब हैं, उनको भी कोई ई कूपन जैसी सुविधा देनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, आपने वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को इम्प्लीमेंट किया है। जो आधार इनेबल्ड है, बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन है, थोड़ा उसका भी ध्यान रखो। टेक्नोलॉजी वर्क नहीं कर रही है तो क्या राशन नहीं दिया जाएगा, उसका भी थोड़ा ध्यान रखो। फिर आपने जो कंप्लाई किया कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 है, वो बोलता है हर आदमी को खाना दिया जाएगा, उसका थोड़ा ध्यान रखो। फिर गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्ना योजना। कल मैंने आपको कौन सी पढ़ाई थी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण कल्याण योजना। ये कौन सी है, अन्ना योजना है। थोड़ा डिफरेंस मेंशन करके रखना, वो फाइनेंशियल मिनिस्ट्री की थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ये किसकी है, ये मैं आपको बताता हूँ नोट से। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्ना योजना, सेंट्रल गिफ्ट टू द 5 kg फूड ग्रेन फ्री टू पुअर, ऐसा बोला गया है। 5 kg फूड ग्रेन प्रोवाइड 80 करोड़ बेनिफिशियरी अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। 80 करोड़, तो 60 to 70% लोग इसके अंदर जुड़े हुए हैं, इसको दिया फॉर ए मंथ टू मई टू जून 2021 तक, उन 3 महीने का दोबारा दिया जाएगा। ये 2020 में स्टार्ट की गई थी, क्योंकि जब पेंडेमिक स्टार्ट हुआ था मार्च से 3 महीने का फूड दिया, दोबारा ऐसे बोला गया मई से जून तक का 2021 तक का सबको फ्री फूड दिया जाएगा। अबाउट प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्ना योजना के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। इट इज़ ए अनाउंस पार्ट ऑफ द रिलीफ पैकेज ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक स्टार्ट हो तब से एक रिलीफ पैकेज दिया गया था। इंश्योर द फूड टू द प्यूअर नीडेड ड्यूरिंग द कोविड वायरस क्राइसिस जब स्टार्ट हुए थे। मिनिस्ट्री कौन सी, ऑब्वियसली फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, PDS वाली जो है, ठीक है, वो डिपार्टमेंट ये हैंडल कर रहा है। और मिनिस्ट्री कौन सी, कंज्यूमर अफेयर फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर 80 करोड़ लोगों को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर बेनिफिशियरी जो एलिजिबल है, जिनका कार्ड वार्ड बने हैं, उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट फूड ग्रेन से राइस वीट 5-5 किलो दिया जा रहा है पर पर्सन पर मंथ अब देयर रेगुलर मंथ इंटाइटलमेंट हर्बल रेगुलर। ड्यूरेशन क्या है इसका, अनाउंस हुई थी 2020 में 3 मंथ के लिए टिल जुलाई तक के, बताया ना, मार्च अप्रैल मई, मानिए अप्रैल मई जून जुलाई तक हुई थी पिछले साल। फिर नवंबर तक इसे बढ़ा दिया गया था क्योंकि नवंबर तक पेंडेमिक रहा था। फिर हाउएवर दिस स्कीम फंक्शन वंस अगेन, दोबारा से स्टार्ट किया गया एज द स्टेट आर अंडर गोज कर्फ्यू चल रहे हैं, हाई रेट्स ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्शन मिल रहे हैं। स्लो डाउन करने के लिए, मतलब एक्टिविटी खत्म है, मतलब कोई काम बेरोजगार है तो खाना तो चाहिए ना, तो इसके स्कीम के अंदर दोबारा से उन्हें प्रोवाइड किया जा रहा है खाना। कुछ और मेजर भी लिए हैं गवर्नमेंट ने, जैसे इंडियन रेलवे, इंडियन एयरफोर्स बीइंग ए डिप्लॉयड प्रोवाइड ऑक्सीजन डिफरेंट स्टेट, आपने देखा होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड कोविड-19 वैक्सीन एक्वायर बाय द स्टेट फ्री इन द पास्ट। अभी तो आपको वैक्सीन लग रही है फ्री ऑफ कॉस्ट लग रही है, तो कुछ ये और भी काम साथ साथ चल रहे हैं। अब हम आते हैं अपने हिंदू पर। तो हमने कवर किया कि प्रधानमंत्री इसके अंदर क्या है। फिर एशियान लीडर की मीटिंग है, जुंटा को बोला गया है कि प्लीज़ आप ये किलिंग जो वैसे अगर कर रहे हो म्यांमार में, इसको बंद करो। एशियान में आपको 3-4 बार बता चुका हूँ, परसों मैंने बताया था एशियान में कितने देश होते हैं, आपको बताना है कि कितने देश एशियान के अंदर आते हैं। जो इंडिया के इधर साउथ ईस्ट एशिया के सारे देश एशियान में आते हैं, तो आपको बताना है। आपको नंबर बता दूँ, 10th कंट्री जो एशियान के अंदर आते हैं, ठीक है। कहाँ इसकी फाउंडेशन हुई वो आपको देखना है, रिपीट आज नहीं करेंगे। जो मतलब कि शिप थी, जो इंडोनेशिया की शिप थी, उसका क्या नाम था, उसका नाम था KRI आपका नगगाला करके। उसको मिसिंग मतलब गवर्नमेंट ने बोल दिया कि वो लॉस्ट हो गई है। उसमें 53 जो पर्सन थे उसके अंदर,
उनकी डेथ उन्होंने घोषित कर दिया, वो मिली तो नहीं है पर उन्होंने बोल दिया है कि अब वो मर चुके हैं। ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि जो सबमरीन में ऑक्सीजन सप्लाई थी वो कल मतलब सैटरडे तक की थी, तो उनको ये लग रहा था कि मिसिंग हो गई, ऑक्सीजन उनके पास है, कम से कम ढूंढ लेंगे, क्या पता जिंदा इधर उधर वो मिस हो गया, मतलब कनेक्शन कट गया हो, कोई प्रॉब्लम आ गई हो। पर अब उन्हें लगा वो ऑक्सीजन सप्लाई उनकी खत्म हो गई तो कैसे वर्क करेंगे, तो उन्होंने घोषित कर दिया। पर इंडिया ने बोला एक बार और ढूंढने की कोशिश करो, हम तुम्हारा व्हीकल भेज रहे हैं। इंडिया ने DSRV भेजा है, डीप सबमरीन रेस्क्यू व्हीकल भेजा है इंडिया ने, ठीक है ना। ये भी C-17 प्लेन से भेजा गया है। कहाँ पे भेजा गया है? इंडोनेशिया में, सर्च करने के लिए दोबारा से। अब टर्की US रिकोनाइज अर्मानिया जीनोसाइड, मतलब जो अर्मानिया, देखो ये टर्की है, ये अर्मानिया है, ये अजरबैजान है, तो अर्मानिया टर्की एक साथ रहते हैं, ये आपको याद रखना है। ये अर्मानिया टर्की एक साथ रहते हैं, नाटो के नेशन भी है, टर्की नाटो का नेशन है। और टर्की किसको, अर्मानिया को फेस करता है। तो ये सारा क्या था, टर्की वर्की ऑटोनोमस एम्पायर का पार्ट हुआ करता था। 1915 में आपने पढ़ा होगा, खलीफा मूवमेंट आया था, ऑटोनोमस एम्पायर को हटा दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, कब्जा कर लिया था, तो वो खलीफा वाला सिस्टम ऑटोनोमस एम्पायर का पार्ट होता था। तो उस टाइम पे वहाँ पे 1915 में आसपास अर्मानिया में जीनोसाइड हुए, तो अर्मानियन पीपल को मारा गया था। किसने मारा था? टर्की वालों ने किल कर दिया था। कितने आदमी मारे थे? देखो बहुत सारे, लैक ऑफ पीपल मारे गए थे, मतलब कि हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डेथ, मतलब फील्ड, मतलब डिकेट प्रेशर बाय द टर्की। तो क्या होता था, सब कंट्री बोलते थे जीनोसाइड है, मतलब कि लोगों के कत्लेआम है, ठीक है। पर अमेरिका कभी नहीं बोलता था, क्योंकि जो टर्की है वो नाटो का संगठन है, नाटो का है, तो खुल के नहीं बोलता था। इस बार जो बाइडन आया, वो क्या बोलते हैं, ह्यूमन राइट के लिए बहुत फेवर करते हैं पूरी वर्ल्ड में, कि ह्यूमन राइट वायलेशन कहीं भी हो, तो उन्होंने खुल के बोला है जो टर्की ने किया था अर्मानिया के साथ, जो किया था जीनोसाइड था एक तरीके से। इतने लोग मारे गए थे, मतलब 1.5 मिलियन अर्मानियन उसमें किल होते हैं, अर्मानियन की जो पीपल मारे मारे गए थे 1.5 मिलियन, 15 लाख के आसपास लोगों की डेथ हुई थी। तो ये न्यूज़ है। उसके बाद आता है मेकिंग ऑक्सीजन, एक परसिविलेंस मिशन था किसका, नासा का, उसको सेंड कर दिया गया था। उसमें एक चीज़ थी मॉइक्स करके, ठीक है ना। उसमें इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट इट प्रोड्यूस बाय 5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। उसने कार्बन डाइऑक्साइड से, उस मिशन में एक सिस्टम भेजा गया था, उसने कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन प्रोड्यूस की है, 5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस की है। देखो मार्स पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, अर्थ को ऑक्सीजन की नीड है, क्या क्या चल रहा है। तो मार्स वहाँ ऑक्सीजन प्रोड्यूस की है, रफली 10 मिनट वर्थ ऑफ ब्रीथिंग ऑफ द एस्ट्रोनट, मतलब ये 5 ग्राम की ऑक्सीजन पैदा की है, वो 10 ग्राम मतलब जो एस्ट्रोनट है वो ले सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट डिफरेंट डिफरेंट किए जा रहे हैं कि क्या पता जीवन मिल जाए मार्स पे। तो हम परसिविलेंस जो मिशन था नासा का, उसके बारे में पढ़ते हैं, फिर ये सबकी मोइक्स के बारे में और भी चीज़ें उससे रिलेटेड, वो सारी चीज़ कवर करते हैं। तो नासा का जो मिशन था, ये GS पेपर 3 का टॉपिक देख सकते हैं, नासा का मिशन था, ठीक है ना। तो नासा का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इनका परसिविलेंस रोवर मिशन था जो भेजा गया था, ठीक है ना। वन ऑफ द मोस्ट क्रूशल एस्पेक्ट ऑफ मार्च 2020 का मिशन था, जो मार्च में सेंड किया गया था 2020 में, ठीक है ना। तो सिग्निफिकेंस क्या है चीज़ों के, मतलब कि वहाँ पे चीज़ें सर्च की जा रही है, मतलब कि असिस्टेंस मिले। एंशंट हैबिटेट मतलब क्या है, कि डेमोक्रेटिक टेक्नोलॉजी टू फर्दर रोबोटिक एंड ह्यूमन एक्सप्लोरेशन किया जा रहा है। एटलीस्ट 1 मार्च ईयर अबाउट 687 अर्थ डे, ये पूरा घूम के आता है ना अर्थ के 67, जैसे 365 दिन में घूमती है, तो ये 67 दिन लगाता है अपने ड्यूरेशन कंप्लीट करने में। मिशन सिस्टम क्या है, मिशन में क्या होगा, इस वाले मिशन में कलेक्शन किया जाएगा, परसिविलेंस विल कलेक्ट द रॉक्स एंड सॉइल सैंपल, ठीक है ना। तो सिगार साइज ट्यूब्स है उसमें, तो उसके साइज में उसमें सैंपल कलेक्ट करेंगे, सैंपल शुड बी कलेक्टेड एंड कंसिडर टू सील्ड एंड लेफ्ट ऑन द ग्राउंड, ऐसे चीज की जाएंगी। एक मार्स फिच रोवर भी है उसमें, ठीक है ना। तो प्रोवाइड द यूरोपियन स्पेस एजेंसी विद लैंड ड्राइव, कलेक्ट द ऑल सैंपल फ्रॉम द डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन, रिटर्न टू द लैंडर, वापस आ जाएगा। ट्रांसफर दीज सैंपल शुड बी ट्रांसफर टू द मून, एंशंट व्हीकल उसमें है मार्स, एशियंट व्हीकल है उसमें, विल मीट विद द रोवर, मतलब क्या, सैंपल कलेक्ट करेंगे, उससे लेके आएंगे, वापस आ जाएंगे। रोवर रिटर्न टू द बैक टू द अर्थ आ जाएगा, वापस आ जाएगा, ऑर्बिट से निकलता रिटर्न आ जाएगा। अब प्रिसिवेलेंस रोवर क्या है, ठीक है ना। इट इज़ ए मोस्ट एडवांस, मोस्ट एक्सपेंसिव, मोस्ट सोफिस्टिकेटेड मोबाइल लेबोरेटरी सेंट टू द मार्स, ऐसे याद रखना। डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस मिशन, सब जो मिशन पीछे भेजेगा उसका डिफरेंस है। 30 जुलाई को लॉन्च हुआ था, 18 फरवरी 2021 में हुआ था, वहाँ पे लैंडिंग कर गया। लैंडिंग साइट क्या आती है उसका, जीरोस कैरेटेरा, एक तरह से मतलब एंशियंट ऐसा बोला जाता है, वहाँ पे एंशियंट रिवर डेल्टा है जो मार्स के अंदर है, वहाँ पे रिवर होती थी एंशियंट टाइम पे, ऐसा बोल रहे हैं। डेट हैज़ रॉक्स एंड मिनरल डेट कुड ओनली फॉर्म इन वाटर, वहाँ पे ऐसे रॉक्स और मिनरल्स पाए गए हैं जो पानी के अंदर ही फॉर्म हो सकते हैं। तो ऐसा बोला गया है वहाँ पे कोई रिवर थी, तो वहाँ पे कौन सा है आपका जेरोस कैरेक्टर, कहाँ है याद रखना है, मार्स में। आपको मून बता देगा, कुछ भी बता देगा, तो याद रखना है मार्स में, वहाँ पे लैंडिंग किया है।
पावर रिसोर्सेज क्या है, मतलब इस मिशन को पावर कहाँ से मिल रही है। उसके लिए मल्टी मिशन रेडियो, आपका रेडियो आइसोटॉपिक थर्मल इलेक्ट्रिक जनरेटर उसमें लगाया गया है, MMRTG, विट कन्वर्ट हीट फ्रॉम द नेचुरल, जो हीट आ रही है ना सनवन से, हीट आ रही होगी या उसकी हीट होगी, हीट फॉर्म को रेडियो एक्टिव डिके को वो कन्वर्ट कर रहा है, मतलब कि डिके जो है मतलब कि प्लूटोनियम को इलेक्ट्रिसिटी में बदल रहा है। जैसे आप सोलर की हीट ले लो, सोलर सेल कन्वर्ट कर इलेक्ट्रिसिटी में भेज देते हैं, तो यही सब वो वहाँ पे काम कर रहा है। तो आपको याद रखना है मल्टी मिशन रेडियो आइसोट्रॉपिक थर्मो इलेक्ट्रिकल जनरेटर उसमें है, जिसको पावर मिल रही है। देखो ये सारा ये रोवर है परसिवरेंस, इसमें आपका रिमफेक्स है, आपका मस्ट कैम है, सुपर कैम है, आपका मीडा है, वेदर के लिए है, ये लेज़र माइक्रो इमेजनरी है, उसके बाद सिर लॉक करके है, अल्ट्रा वायलेट सुपर मीटर्स है, मतलब कि ये स्पेक्ट्रोमीटर्स है, फिर आपका मोड 6 है जो मैंने बताया था, प्रोड्यूस ऑक्सीजन फ्रॉम द मार्टियन कार्बन ऑक्साइड जो है। तो ये सारी चीज़ है, मतलब पिक्सल है, एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर्स है। तो ये रोवर है। अब मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट बता दूँ। इसके अंदर क्या है, 7 इंस्ट्रूमेंट है जो मैंने आपको बता दिए, 1 2 3 4 5 6 7 7 इंस्ट्रूमेंट है। 2 माइक्रोफोनिंग 23 कैमरा लगे हुए हैं टोटल इसमें चारों तरफ। फिर मोसिक्स क्या है, मार्स ऑक्सीजन इन सीटू रिसोर्सेज अल्ट्रा, मतलब कि यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट इसका नाम जो दिया गया है, ठीक है ना। यूटिलेशन एक्सपेरिमेंट है, ये क्या करेगा, कार्बन ऑक्साइड से ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग एंड रॉकेट फ्यूल टू ट्रिप बैक टू द अर्थ, ये ऐसे वो ऑटोमेटिक प्रोड्यूस करेगा। फिर रिमफेक्स है जो मैंने आपको बताया, हाई रिजोल्यूशन मैपिंग करेगा वहाँ पे। उसके बाद उसमें एक हेलीकॉप्टर भी है जो ड्रोन के टाइप उड़ेगा, उसका नाम इंज्यूटी दिया गया, लास्ट में आएगा बताऊंगा। तो एक हेलीकॉप्टर भी है, ड्रोन की तरह उड़ेगा, ऊपर चेक करेगा, फ्लाई करेगा चीज़ों, देखेगा कि वहाँ की कंडीशन कैसी है। फिर उसके मास्ट कैम जेड है, वो भी एक कैमरा टाइप है, वो भी है, सुपर कैम है। फिर एक्सरे, मतलब उसमें है, मतलब कि लिस्टोकेमिस्ट्री का पिक्स करके बताया गया है, बहुत सारी चीज़ें। सी ब्लॉक है उसके अंदर, ठीक है ना, सिरलॉक विद द फर्स्ट यूवी, ठीक है ना, रमन स्पेक्ट्रोमीटर टू फ्लाई टू द सरफेस ऑफ मार्स एंड विल प्रोवाइड द कॉम्पेंट, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री मेजरमेंट विद अदर इंस्ट्रूमेंट पर पेलोड, ये है। मीडा है जो मैंने आपको बताया। अब मार्स के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, साइज एंड डिस्टेंस क्या है। 4th प्लैनेट है फ्रॉम द सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ठीक है ना। इन्हें इनर प्लैनेट भी बोलते हैं, इन्हें एक्सो प्लैनेट बोलते हैं, जो उसके बाद आए वाले आएंगे। तो ये वाले प्लानिट है मार्स के और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट भी, एस्ट्रॉइड बेल्ट भी मिलती है, मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट प्लानिट इन द सोलर सिस्टम, मार्स इज अबाउट हाफ द साइज ऑफ द अर्थ। सिमिलरिटी टू अर्थ क्या है, ऑर्बिट और रोटेशन। मार्स ऑर्बिट इन द सन कंप्लीटली रोटेशन, वन रोटेशन जो कंप्लीट करता है, ठीक है, रोटेशन यानी कि घूमना जो दिन रात होती है, जो रोटेशन कंप्लीट करता है 24/7 आवर, अर्थ कितने में करती है, 23.9 में, वेरी सिमिलर टू द अर्थ में है। अब उसमें क्या है कि रोटेशन टिल्टी, जैसे मार्स भी टिल्टी है अपने एक्सिस पे 25 डिग्री से, तो टिल्ट की वजह से क्या होता है, वो दिन रात बहुत छोटी बड़ी होना, क्लाइमेट चेंज होना, वो टिल्ट की वजह से होता है। तो उसकी रिस्पेक्ट में वो भी थोड़ा टिल्ट है सन की रिस्पेक्ट में। जैसे अर्थ 23.4 है, वो 25 डिग्री टिल्ट है, आपको याद रखना है। लाइक अर्थ मार्स डिस्टिंग, मतलब कि डिस्टिंग सीजन्स होते हैं, मैंने बताया ना टिल्ट है तो सीजन्स होंगे, बट दे लास्ट लॉन्ग डेट सीजन द अर्थ सिंस द मार्स टेक लॉन्गर टू ऑर्बिट द सन। मैंने आपको बताया ना ऑर्बिट की जो रोटेशन है, सीजन बड़े होते हैं वहाँ पे, क्यों होते हैं कि उसकी ऑर्बिट घूमने की, मतलब रिवॉल्यूशन करने, रोटेशन तो सेम टाइम में लेता है, 2-4 मिनट का फर्क है, 2-4 घंटे का होगा, पर जो उसकी रिवॉल्यूशन है घूमने का, वो अर्थ से दुगनी है, मतलब कि दुगनी। जैसे अर्थ 365 में घूमती है, वो 600 में कुछ में घूमता है, तो वो भी आपको याद रखना है। तो वहाँ पे लंबे लंबे सीजन्स होते हैं। फिर जो आपको मार्टिन डे सेलिब्रेट किया जाता है, शॉर्ट फॉर द सोलर डे, कोल्ड सोल्स, मतलब कि वहाँ पे जो सोलर डे होता है शॉर्ट होता है जिस दिन, मतलब सोलर डे, तो उसे क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, मार्टियन डे। सरफेस कैसी है, कलर सच एज ब्राउन गोल्ड टेन, ऐसी सरफेसेज है उसकी। रेड प्लैनेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहाँ ब्राउन गोल्ड टेन है। रीजन मार्स लुक लाइक ए रेडिश दिखाई देता है, ठीक है ना, क्योंकि रस्ट ऑफ ऑक्सीजन इन द रॉक है वहाँ पे, डस्ट है मार्स पे, तो उसे रेडिश रेड प्लैनेट भी बोलते हैं। मार्स हैज़ द लार्जेस्ट वोल्केनो इन द सोलर सिस्टम, उसका नाम क्या है, ओलंपस मून्स नाम है, ये याद रखो रहना, ओलंपिया, ओलंपस मून नाम से, मून्स। इट इज़ द थर्ड टाइम टॉलर देन अर्थ का जो माउंट आप एवरेस्ट है ना, उससे भी ऊंचा है वोल्केनो, याद रखना, उस थर्ड टाइम, यानी कि 8848 थी, अब 8849 आसपास हो गई है, 0.5 के आसपास एवरेस्ट की हाइट हो गई है, तो उसके 33 गुना बड़ा है। तो आपको याद रखना है साइज इन द स्टेट ऑफ मैक्सिको, जो मैक्सिको की पूरी बेस है ना, मतलब इतना बड़ा उसका एरिया है, इतना बड़ा क्या है वहाँ पे वोल्केनो है। एटमोसफेयर कैसा है उसमें,
कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, आर्गन है। ऑक्सीजन नहीं है तो वहाँ की कार्बन ऑक्साइड से ऑक्सीजन डेवलप की जा रही है। फिर मैग्नेट स्पेसर है, मतलब कि मतलब मार्स हैव नो मैग्नेटिक फील्ड टिल डेट, बट द एरिया ऑफ द मार्टियन क्रस्ट है वहाँ पे इन द साउदर्न हेमिस्फीयर में हाईली मैग्नेटाइज है, इंडिकेट द ट्रेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, मून क्या है, इसके बाद 2 मून है, याद रखना, प्रोबोस और डीमोस करके उसके 2 मून है उसके पास। प्रीवियस मैंने कौन से मिशन भेजे, 1970 में आपका सोवियत यूनियन यूएसएसआर ने वहाँ पे सेंड किया था। उसके बाद यूनाइटेड यूएसए ने वहाँ पे इनसाइट भेजा था 2019 में। फिर यूरोपियन एजेंसी वहाँ पे मार्स एक्सप्रेस मिशन भी सेंड किया था। फिर इंडिया ने क्या भेजा था, मॉम मंगलयान भेजा था, जो ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा, उतरा नहीं था ऑर्बिट में। इंडिया स्पेस 2013 में हमने भेजा था। PSLV C-25 रॉकेट से हमने सेंड किया था, बहुत सस्ते में गया था। रीजन फॉर फ्रिक्वेंटली मिशन टू मार्स, देर इज अ 2 प्राइमरी रीजन। एक तो सिमिलर टू अर्थ है, मैंने कितनी कंडीशन आपको बताई कि एटमॉस्फेयर थिकर है, बिल्कुल अर्थ जैसा ही है, और मोस्ट सूटेबल अमंग अदर प्लानट, बहुत सूटेबल है अदर प्लानट से। जैसे वीनस मरकरी है, एक्सट्रीमली टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, तो वो एक रीज़न है। जुपिटर बहुत ठंडा है, मतलब कि ये सब गैसेस है। पर ये मार्स बहुत सिमिलर है अर्थ के, तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा मिशन भेजे जा रहे हैं। फिर नासा, मैंने आपको बता दिया, लॉन्च किया था, जो एटलस 5 से लॉन्च किया था, जो परसिविलेंस रोवर है, ये एटलस 5 से उन्होंने भेजा है। ठीक है ना। तो उसके साथ क्या यूएई होब और चाइना ताइवान स्पेस क्राफ्ट, द थर्ड लॉन्चिंग मिशन ऑफ दिस मंथ। देखो, जो 2020 में और भी मिशन गए, जैसे होप गया यूएई का, चाइना का ताइवान फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट गया, तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है, ये कौन कौन से मिशन उस टाइम पे भेजे गए। ठीक है, रोवर लैंड कर गया था, फिर वही न्यूज़ होगी, बस इसमें आपको मैं क्या बताऊँ, आपका जीरोस क्राइटेरिया थोड़ा ही मैंने कंसोलिडेट कर दिया ऊपर से। सिग्निफिकेंस क्या है कि उसके अंदर मोइसिस भेजेगा, ऑक्सीजन वो डेवलप करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिच एटमॉस्फेयर है वहाँ पे, उसको कन्वर्ट कर देंगे ऑक्सीजन में। एक इंजीन्यूटी न्यूटी करके एक फर्स्ट एवर हेलीकॉप्टर टू फ्लाई ऑन द मार्स, तो आपको याद रखना है ये एक हेलीकॉप्टर है, एक यूएवी है, मतलब कि ड्रोन टाइप है, ये उड़ के चेक करेगा आसपास के मिशन में क्या एंशिएंट माइक्रोब लाइफ है क्या, कलेक्ट मार्टियन रॉक कलेक्ट करेंगे, डिलीव द एक्सपेरिमेंट हेलीकॉप्टर, स्टडी द क्लाइमेट एंड जियोलॉजी ऑफ मार्स। उसके बाद मतलब डेमोस्ट्रेट टेक्नोलॉजी फर्दर मार्स मिशन में क्या क्या भेज सकते हैं, वो सब चेक करके ये मिशन आएगा। तो मैंने बता दिया कुछ और मिशन, 1970 मार्स पे पाथ फाइंडर मिशन भी नासा का था, ट्विन रोवर स्प्लिट अपॉर्चुनिटी मार्स 2003 में भेजा था, क्यूरियोसिटी 2012, ये सब मार्स के मिशन है। ऊपर मैंने यूरोपियन के बताया आपको, उसके उनके भी बताया। तो ये न्यूज़ थी रिलेटेड टू आपकी मार्स से रिलेटेड। हम आते हैं अपने हिंदू पे, आपको हिंदू पे आते हैं। अब इसमें बताया गया 8 to 10 लाख केसेस ए डे इन द मिड ऑफ मई, अभी मई आने वाली है, तो ये कितने लाख से आपको केसेस, 8 से 10 लाख डेली केसेस मिला करेंगे। फिर ओल्ड स्पेस एक्स कैप्सूल डिलीवर न्यू क्रू टू स्पेस स्टेशन। अभी क्या, जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, वहाँ पे कुछ आदमी रहते हैं परमानेंटली, और वो आते जाते रहते हैं, और उधर से वापस बुला ले जाते हैं, यहाँ से दूसरे भेज देंगे, और उधर से जो अंदर रह रहे हैं उन्हें वापस लेके आ जाएगा। तो स्पेस एक्स जो मतलब जो है, वो नासा के साथ मिलकर अपने इंटरनेशनल मिशन में 3 आदमियों को भेज रहे हैं वहाँ पे। ठीक है ना, उसके अंदर, और वहाँ पे जो आदमी है उनको वापस बुलाया जा रहा है। तो ड्रैगन कैप्सूल कौन भेज रहा है, स्पेस एक्स भेजेगा, ड्रैगन कैप्सूल नासा के साथ मिलके। तो फर्स्ट टाइम 2 स्पेस एक्स जो ड्रैगन कैप्सूल है वहाँ पे सेंड किए जा रहे हैं आदमी को ले जाने के लिए या लाने के लिए। उसके बाद क्या है, ग्राउंड वाटर डिप्लेशन में रिड्यूस द विंटर क्रॉपिंग इंटेंसिटी। जो क्रॉपिंग की मतलब पावर होती है, प्रोडक्टिविटी होती है, जैसे खेत है, ये मुझे 10 फसल देता है, एज एग्जाम्पल हो रहा है, 10 फसल देता है, और ये मुझे आने वाले टाइम में ड्यू टू ग्राउंड वाटर कम होता जा रहा है, तो मुझे ये 8 फसल ही देगा, या 10 हो गई तो 20% कम हो जाएगी, मतलब कि रिड्यूस हो जाएगी, तो मुझे ये 8 फसल ही देगा। या तो मैं एक कारण की, तो मैं एरिया बढ़ा दूँ तो ज़्यादा मुझे फसल मिलेगी, या फिर मैं उस पर मेहनत करूँ स्मॉल एरिया पे, वो कब करूँगा, पानी वानी मिलेगा, तो अब ये मुझे 8 फसल ही देगा, ऐसा बोल रहा है, 20% कम हो जाएंगी। ठीक है, मे रिड्यूस विंटर क्रॉपिंग, जो ग्राउंड वाटर कम हुआ है, विंटर आने वाला है, कि क्रॉप की जो विंटर की क्रॉप है वो रिड्यूस हो जाएगी। फिर क्या रहेगी, अनस्टेबल ग्राउंड वाटर की वजह से ये हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, फ्रीज में बताया कि इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन द वर्ल्ड। तो फर्स्ट आपको बता रहा है, कंट्री डेडिकेट टू प्रोड्यूस दिस क्रॉप, बहुत प्रोड्यूस करते हैं व्हीट का। क्रॉपिंग इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ लैंड प्लांट इन ए विंटर सीजन में भी रिड्यूस 20% बाय 2025। जैसे मैंने आपको बता दिया, ये फील्ड है, मुझे 100 हेक्टेयर का एक फील्ड है, मुझे 10 क्रॉप देता है, अभी 8 क्रॉप ही देगा। मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, तो फील्ड में 100 से 150 का कर दूँ कि मुझे 10 की 10 क्रॉप मिलती रहे, या फिर मैं उसमें और काम करूँ चीज़ों के लिए। तो ये बोल रहे हैं कि रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि वाटर की जो टेबल है नीचे गिरता जा रहा है।
इंडिया 3 मेन इरिगेशन टाइप होते हैं इंडिया में, जो 3 तरह की इरिगेशन मेन टाइप है वो क्या कैसे हैं विंटर के टाइम पे। एक तो डग वेल, मतलब गड्ढा खोदो पानी निकाला वो। एक ट्यूब वेल, तो गड्ढा खोदो पानी निकाल रहे हो। ट्यूब वेल में क्या होता है, ट्यूब डाल दोगे अंदर, ये सबमर्सिबल होता है। या फिर कैनाल, 3 टाइप की जो होते हैं इंडिया में, जो मेन इरिगेशन सिस्टम विंटर में इनको यूज़ किया जाता है। तो इनकी वजह से क्या हो रहा है, जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है उसने बोला है कि ये सब होने वाला है, डिप्लेशन होने वाला है। तो हमें क्या करना चाहिए डिप्लेशन को बचाने के लिए, क्या हमें कुछ चीज़ें अपनानी चाहिए। तो इसमें ये बोल रहा है अल्टरनेटिव सोर्स क्या है। स्विच टू कैनाल इरीगेशन हैज़ लिमिटेड एडेप्टेशन। ठीक है ना, तो इसमें क्या इन्होंने बोला है मैं आपको थोड़ा बता दूँ। ये बोला है कि आपको टेक्नोलॉजी, वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए। जैसे टेक्नोलॉजी क्या है, स्प्रिंकलर, वो फुहारे वाली खेती, वो बीच में स्प्रिंकलर लगाते हैं, कम पानी लगता है। या फिर डिप इरीगेशन, वो पाइप लाइन लगाते हैं, बूंद बूंद पानी टपकता रहता है जड़ के आसपास, तो वो। या फिर जो वाटर इंसेंटिव क्रॉप्स हैं, जो ज़्यादा पानी वाली क्रॉप्स हैं, उनको क्या कर देना चाहिए, उनको लिमिटेड कर देना चाहिए और स्विच करना चाहिए दूसरी क्रॉप बो, वाटर इंसेंटिव क्रॉप मत बो। या राइस है, राइस को स्विच करके कोई और क्रॉप बो दो, पर वाटर जो पानी पीने वाली क्रॉप्स है उसको मत बो। तो इन्होंने यही बोला है कि आप स्विच कर जाओ। और फिर जो अनसूटेड सॉइल, मतलब कैसे बलविंदर सिंह है वो क्या बोलते हैं, हम ऐसी चीज़ बोलते हैं जो हमारी सॉइल के लिए अनसूटेबल है, उसके लिए हमें ज़्यादा उसमें खाद, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, ज़्यादा पानी मिलाना पड़ता है। ये मेरी सॉइल है, ये सूखी सॉइल है, मुझे तो राइस बोने हैं इसके अंदर। राइस कैसे हो जाएंगे भाई, वो तो जहाँ पे पानी ज़्यादा है राइस बाउल है, जैसे वेस्ट बंगाल साइड इधर साइड होगा। अब मैं राजस्थान में राइस बोन तो उसके लिए पानी लगेगा, ज़्यादा खाद लगेगा, फर्टिलाइजर लगेगा। तो आपको ये भी याद रखना है जो जिस चीज़ के सूटेबल है आपकी सॉइल वो बोना चाहिए। उसका पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया में, इरीगेशन का, इन सब चीज़ों का। पानी निकल रहा है तो निकलता ही जा रहा है, कोई सिस्टम नहीं है कितना पानी देना है क्या देना है, तो उससे हमें डेवलप करना है, ऐसा आपको याद रखना है। फेक इमेजेस, फेक सैटेलाइट इमेजेस, मतलब आपने देखा होगा दिवाली पे वो फोटो दिखा देंगे कि इंडिया ऐसा दिख रहा है, ये चीज़ ऐसा दिख रहा है। तो नेशनल ओशियानिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन NOOA हाईलाइट द मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ इन द कंट्री। सैटेलाइट इमेज इज द फेक, तो एक तरह से फेक एक चीज़ हो रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन है, इसे क्या बोलते हैं, डी फेक जोग्राफी। डी फेक जोग्राफी बोलते हैं, कुछ भी आपको दिखा देंगे कि अर्थ दिवाली पे ऐसा दिखाई दिया, लाइटें लाइट दिखाई दी। तो इन सब चीज़ों को हमें रोकना है, इन चीज़ों को ध्यान देना है। ठीक है ना, तो यही सभी से मतलब फेक, आपको बस जोग्राफी याद रखना है क्या है, कि वो गलत न्यूज़ बनाना। इन्होंने कोई वेंटिलेटर बनाया आपका, IISI ने टर्म में डेवलप है, ऑक्सीजन कंसनट्रेटेड वेंटिलेटर बनाया जो सस्ता और बढ़िया होगा, चीप होगा। फिर एक चीज़ है कि चांस टू इन्फेक्शन आफ्टर कोविड-19 वैक्सीनेशन, कि आपको क्या है कि वैक्सीन लगे फिर भी चांस है। इसे ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन बोलते हैं। ब्रेक थ्रू ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन बोलते हैं कि आपको लगने के बाद भी फिर भी हो रहा है। फिर रिफॉर्म द नेशनल पेंशन सिस्टम। अभी क्या हो रहा है कि नेशनल पेंशन सिस्टम क्या है, कि आपको मैं अभी बताऊंगा, पूरे पेंशन सिस्टम के बारे में बताऊंगा। मतलब इसमें शायद मैंने लिखा है, एक मिनट रुक जाओ। नहीं इसमें नहीं आया, एक मिनट। इसमें नहीं आया, मैंने एक दिन पढ़ाया था नेशनल पेंशन सिस्टम, आज मैंने नहीं कवर किया है। तो मैं आपको थोड़ा बता दूं नेशनल पेंशन सिस्टम क्या है। एक स्कीम है गवर्नमेंट की, जब से मतलब जैसे स्कीम में क्या होता था, इस स्कीम में कि जैसे आपकी सैलरी में से, आप गवर्नमेंट ऑफिसर हो, मतलब ये होगा कि आपकी सैलरी में पैसा कटना स्टार्ट हो जाता था, मतलब फिर इतने ही गवर्नमेंट उसमें डालती थी पैसा। उसके बाद आपको जब रिटायर आप हो जाते तो उसके बाद आपको पैसा मिलना स्टार्ट हो जाता था। ठीक है ना, आपको जैसे रिटायर हो उस दिन कुछ पैसा मिलता था। तो इसमें क्या दिया था, 60% आपको पैसा उसी दिन मिलता था जितना आपका कटा, पूरी टाइम पे आपको काटा गया। ठीक है ना, और जो 40% है वो आपको पेंशन के रूप में मिलता था हर मंथली, अकॉर्डिंग टू जितना पैसा आपका बचा है। जैसे आपने हर मंथ 1-1 हज़ार रुपये डाल रहे थे, 60 हज़ार रुपये हो गया 60 साल में आपको। ऐसे में एक चीज़ बता रहा हूँ, 1 लाख रुपए हो गए आपके, हैं तो 1 लाख रुपए हो गए, उसमें से 60 हज़ार आपको दे दी जाएंगे, और 40 हज़ार को ऐसे डिवाइड किया जाएगा कि आप 20 साल 30 साल जिंदा रहे, हर मंथली आपको इतने इतने पैसे मिलते रहेंगे। इसे नेशनल पेंशन स्कीम ये थी। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे ठीक है 60% आपने हमें दे दिए, 40% आपको देने हैं बाद में। तो वो किसी लोगों को मिलते थे प्रॉपरली, किसी को नहीं मिलते, तो लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया कि आपने, हम पैसे भी हमारे पैसे हैं वो रख लिए ना, आप पेंशन प्रोवाइड करा रहे हो हर मंथली, तो प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई थी। तो ये क्या था कि अगर आपकी 2 लाख तक की हुई है, जो 60 साल तक आपकी 2 लाख तक की हुई है, तो आपको पूरे पैसे दे दिए जाते हैं, 100% आपको रिटायरमेंट में दे दी जाता है, फिर कोई पेंशन नहीं मिलती थी। ठीक है ना, तो उसमें क्या बढ़ा के अब क्या कर दिया गया, इसे 5 लाख करने की बात की जा रही है कि 5 लाख कर दो। 5 लाख अगर रुपए आपके 5 लाख 1 रुपये भी हो जाएगा, तो आपको 60-40% फॉर्मूला फॉर्म करेंगे कि 60% आपको दे देंगे, 40% पेंशन के रूप में देंगे। अगर आपकी 5 लाख से कम है, 5 लाख तक है, तो आपको पूरे पैसे दे दिए जाएंगे रिटायरमेंट के टाइम पे।
ठीक है। और भी चीज़ क्या है कि जो अब रिटायरमेंट थी ना स्कीम में एनरोल करने की स्कीम थी, पहले 65 वर्ष थी, से बढ़ा के 70 वर्ष किया जा रहा है। ये करने की बात है, पर ये कब होगा? पार्लियामेंट अप्रूवल चाहिए। जब हो जाएगा तब मैं आपको स्कीम की बात दोबारा पढ़ा दूंगा। नेशनल पेंशन स्कीम भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, 2004 में लॉन्च हुई थी, और इसे जो आपकी पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो इसे रन करती है। तो इतनी ही न्यूज़। दूसरी न्यूज़ जो आती है, आरबीआई इशू साइबर सिक्योरिटी नॉर्म्स फॉर पेटीएम सर्विसेज। ये नॉन बैंक है ना, रुपए, ये मोबीक्विक, ये वो, तो इनके लिए साइबर फ्रॉड जो चल रहे हैं इंडिया में, ये होते रहते हैं। उसके लिए आरबीआई क्या करने वाला है, कमिंग सून है कि सून कोई साइबर सिक्योरिटी नॉर्म्स को लागू करने वाला है, जो पेटीएम वाली चीज़ है, ये पेटीएम सर्विस प्रोवाइडर है इनके लिए। तो वो जब आ जाएंगे हम पढ़ लेंगे क्या क्या लॉन्च किया है। दूसरी है खेलो इंडिया गेम, ये होने वाले हैं कहाँ पे? हरियाणा और एनसीआर में होंगे खेलो इंडिया। तो आपको ये याद रखना है, खेलो इंडिया गेम अभी नवंबर में होने वाले हैं, देखते हैं होंगे क्या नहीं होंगे, उसके बाद तो कोविड की बात है। तो आपको थोड़ा ये याद रखना है। इतनी ही न्यूज़ थी आज के लिए। थैंक यू सो मच। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, एक स्कीम रह गई है गवर्नमेंट की, कल उसमें थोड़ा सा हुआ है कि वो 2020, ठीक है ना, आपकी स्वयं मित्र स्कीम। मितवा स्कीम इसमें क्या है कि आपका जो भी लैंड रिकॉर्ड होगा ना, गांव की लैंड के रिकॉर्ड होते हैं, ये सब होते हैं, उनको डिजिटलाइज किया जाएगा। इसमें क्या है, जो पंचायती राज दिवस दिवस था लास्ट ईयर जब ये लॉन्च हुई थी, और इस वाले ईयर में डिजिटल कार्ड दिए गए हैं आपकी लैंड के, कि आपकी जिस ज़मीन है पूरी, इसको लैंड रिकॉर्ड करके आपको एक डिजिटल कार्ड प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जैसे एटीएम टाइप डिजिटल कार्ड होगा, तो फिर आपको मशीन में लगा पता चलेगा यहाँ इनकी ज़मीन है। तो किस चीज़ का? पंचायती राज सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए किसने लागू किया? पंचायती राज मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया कि प्रॉपर्टी कार्ड दिए जाएंगे। कार्ड मैंने बताया ना, एवरी प्रॉपर्टी इन द विलेज, कि आपके पास कार्ड होगा, वो आपकी सारी डिटेल उस कार्ड के अंदर सेविंग होगी कि आपकी कहाँ का ज़मीन है। और ड्रोन एक मैपिंग किएगा, कैसे ड्रोन ऊपर जाके मैपिंग करेगा कि किसकी ज़मीन है, सबको मैपिंग करके लाएगा प्रॉपर्ली तरीके से। इसके बेनिफिट क्या होंगे? एक तो मतलब डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स आपके पास, जो कहते हैं ना मेरी ज़मीन है, धोखाधड़ी करते हैं, तो डिलीवरी प्रॉपर्टी राइट होंगे, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आपका कार्ड बन जाएगा। फिर आप उससे क्या करते हैं, अगर आपको लोन वोन लेना है तो बैंक वाले भेजते हैं, चेक करो ज़मीन है कि नहीं है, फिर आपको कार्ड दे दो, आपको पता लग जाएगा बैंक को। तो कोलेट्रल मतलब ज़मीन को गिरवी रखने में प्रॉब्लम आती है। आप गिरवी रखना चाहते हो ज़मीन को, कोलेट्रल फॉर्म में रखना चाहते हो, पर फिर भी आपको बैंक लोन नहीं देता है। वो बताता है कि हमारे पास सबूत ही नहीं है, वो केस है, कुछ भी है। तो एक तरह से उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी। फिर प्रॉपर्टी रिकॉर्ड ऑफ द विलेज विल मेंटेन द, पंचायत लेवल पे हो जाएंगे, अलाउ हो जाएगा, मतलब कि कलेक्शन, अगर कोई पंचायत लेवल की कोई कमेटी या कोई मतलब कि टैक्सेस लगाना चाहती है ऑनर ऑफ लैंड पे, तो वो ईजी हो जाएगा। बिल्ड, अब टैक्सेस जो पंचायती ग्राम पंचायत टैक्सेस लगाना चाहती है, लगाएगी, उनको टैक्सेस की अथॉरिटी दे देंगे और लगाएगी, तो उससे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ होगा गाँव के, वो भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए ये स्कीम जो है डिजिटलाइजेशन करना है, जो गाँव के रिकॉर्ड्स हैं, लैंड्स हैं, उनको डिजिटलाइज करना है। Need for significance क्या है? Need of this useness to felt since the several villages in the rural area does not have पेपर प्रोवाइडिंग ओनरशिप ऑफ द लैंड। बहुत से लोगों के पास पेपर नहीं है, पुराने ज़माने की उनके पुरखों की ज़मीन है, मतलब पेपर उनका प्रॉपर नहीं है। तो स्टेट सर्वे मेजरमेंट करेंगी, और कुछ ज़मीनें ऐसी हैं गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट को नहीं पता है कब्जाई हुई हैं, तो वो ज़मीन भी बाहर निकल के आएंगी। तो ये सब चीज़ों का फ़ायदा होगा। ये चीज़ स्कीम क्या है? ये चीज़ डिजिटलाइजेशन है। पंचायती राज सिस्टम दिवस 2020 पे चालू की गई थी, अब इसमें वो डिजिटल कार्ड वाले बांटे गए हैं, प्रॉपर्टी कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं प्रधानमंत्री जी ने कल जो डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये ऑल ऑफ द स्टेट में एक्सटेंड कर दी गई है। अर्लियर क्या थी, 9 स्टेट के लिए थी। तो आपको ऐसे भी याद रखना। इतना ही आज की स्कीम थी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए एक्सटेंशन की, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे ले सकते हैं। मैं आज लेट हो रहा हूँ थोड़ा, मुझे प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम इन द सेंस कि अकेला रह रहा हूँ, तो थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है, सब कुछ काम करना है, मेंटेन रखना। थैंक यू सो मच।